हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे पेपर 3 जीएस का है ना। ठीक है, तीसरा पेपर क्या आपका अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स भी बोलते हो लेकिन अर्थशास्त्र मैंने यहाँ पे स्पेशली लिख रखा है क्योंकि आप हिंदी में अर्थशास्त्र को समझोगे, अर्थशास्त्र का अर्थ, तो बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें टॉपिक क्लियर समझ में आएगा। तो आपका यूनिट फर्स्ट क्या कहता है, क्या है यूनिट फर्स्ट में? भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। तो आपको क्या ये जानकारी है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू कौन कौन से हैं? तो आप मौलिक पहलू के जो भी हैं उनके अर्थ अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। ठीक, तो मौलिक आपके पहलू होते हैं, पहला उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा। उत्पादन का मतलब क्या होता है और वितरण का मतलब क्या होता है ना, और विनिमय उपभोग। अब इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बड़े आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या होता है। और वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि वितरण किया गया है। विनिमय का क्या अर्थ है? विनिमय का इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक्सचेंज। एक्सचेंज एक्सचेंज बोले तो कितना आसानी से समझ में आ गया आपको, एक्सचेंज बोल रहे हैं, है ना। और हिंदी वर्ड बोल रहे हैं तो क्या? विनिमय। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में तो क्या आएगा? विनिमय ही आएगा ना। लिखा तो एक्सचेंज रहेगा लेकिन आप हिंदी मीडियम से हो और हिंदी में पेपर लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे? विनिमय। तो विनिमय का अर्थ फिर आपको अभी से समझ लोगे तो वहां पे लिखने में आसानी हो जाएगी, आपको डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। अरे विनिमय का अर्थ क्या होता है, सीधे आप टॉपिक उठाओगे, क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि विनिमय का ये मतलब होता है। ठीक है, उपभोग, इसका क्या मतलब होगा? कंजप्शन, है ना, जो कंज्यूम करते हो, अपना उपभोग करते हो अपने ना, है ना, खाने वाली चीजों को जैसे देख लो उपभोग करते हो। चलो, तो उत्पादन को थोड़ा समझ लो, इसका अर्थ क्या होता है। उत्पादन का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोडक्शन कोई भी चीज होती है ना, यह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संसाधन, कौन कौन से संसाधन का मतलब यहाँ पे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो उत्पादन का मतलब सीधी भाषा, सरल भाषा में समझो तो मानव उपयोग के लिए क्या करता है? वस्तु या सेवा तैयार करने की प्रक्रिया उत्पादन कहते हैं। इतना ध्यान रख लो, समझ लो कि जो वस्तु हम उपयोग करने के लिए तैयार करते हैं उसी प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। ठीक, उदाहरण आप देख लीजिए एग्जाम्पल में कि किसान गेहूं उगाता है तो क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन। उगा रहा है ना तो उत्पादन कर रहा है वो। फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं तो क्या हो जाएगा? औद्योगिक उत्पादन। फैक्ट्री में क्या बन रहा है? कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा किस में आ जाएगा? उद्योग में आ जाएगा। लेकिन कर क्या रहा है, मतलब तैयार क्या कर रहा है? तो क्या तैयार कर रहा है? कपड़े। तो फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं तो औद्योगिक उत्पादन। अब एग्जाम्पल में एक ले लीजिए आप, बैंकिंग सेवा देना, इसका क्या हो जाएगा? सेवा उत्पादन, क्योंकि बैंक में क्या कर रहा है? सेवा देना कस्टमर को। आप बैंक के कार्य कराने जाते हैं तो आपकी सेवा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? सेवा उत्पादन। तो उत्पादन का मतलब यहाँ पे बहुत सरल भाषा में है। ठीक है, और आप देखेंगे तो उत्पादन अर्थशास्त्र की वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में बदला जाता है। ठीक है, तो आप ये दो नंबर के क्वेश्चन में पक्के हैं कि अर्थशास्त्र के ये आपका जो पेपर है इसमें 2 नंबर का अगर लिख के आ जाए कि उत्पादन, इतना तो लिखा हुआ आता है, तो उत्पादन में आप क्या लिख सकते हो? ये आपकी 2 लाइन में इतना आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब वितरण को समझो, इसका अर्थ क्या होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादन से प्राप्त, अभी क्या किए थे? पहला उत्पादन किए थे ना, यहाँ पे क्या है? उत्पादन से प्राप्त कुल आय मतलब लाभ को उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के बीच उनके योगदान के अनुसार बांटा जाता है। अब इसको एग्जांपल पे समझो, कैसे समझोगे? देखो, उदाहरण में मजदूर को मजदूरी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? वितरण हो रहा है ना, कि मजदूर को क्या यहाँ पे वितरण हो रहा है? मजदूर ने मजदूरी की तो उसकी मजदूरी मिलती है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल देखो, भूमि के मालिक को क्या मिलता है? लगान मिलता है ना भूमि के मालिक को। अगर आप आपके पास भूमि है और उसको बेचोगे तो उसके लगान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको कुछ तो मिल रहा है ना, वितरण कर रहे हो आप। पूंजीपति को ब्याज मिलता है, ठीक है, उद्यमी को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण है। अब सरल भाषा में इसको समझोगे तो उत्पादन से प्राप्त आय को, है ना, समझना, उत्पादन से प्राप्त आय को उत्पादन के कारकों में बांटने की प्रक्रिया को वितरण कहते हैं। बस इतना इजी समझ लेना।
विनिमय का क्या अर्थ होगा? विनिमय मतलब एक्सचेंज वाली प्रक्रिया है ना, आप कुछ देके कुछ ले रहे हो, समझ रहे हैं इस बात को। वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है, अर्थात किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु, सेवा या मुद्रा प्राप्त की जाती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, किसी वस्तु या सेवा या धन के बदले दूसरी वस्तु आदान प्रदान की जाती है। जैसे पैसे देकर आपने क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, गेहूं के बदले आप चावल ले लिए, पुरानी वस्तु से विनिमय प्रणाली। मतलब ये आपने विनिमय प्रणाली पहले भी पढ़ी होगी, आपने विषय देखा होगा, आपने बहुत सारी क्लासेस आपकी छोटी क्लासेस में बताई गई है। यहाँ पे उपभोग का क्या अर्थ होगा? मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग को उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन करना, जैसे खाद्य वस्तुओं को उपभोग कर रहे हो, कपड़े पहनना, वस्त्रों का उपभोग हो रहा है, ठीक है। बस या ट्रेन से यात्रा करने, सेवा का उपभोग है, ऐसा ही, ठीक है। उपभोग अर्थशास्त्र का वह अंतिम प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं सीधे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। अब समझिए, है ना, पहले क्या आप समझोगे, अर्थव्यवस्था के आगे पॉइंट को पढ़ने से पहले आप समझिए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, ठीक। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जो कि मैंने अभी आपको वितरण, उत्पादन, विनिमय, उपभोग अच्छे से उसका अर्थ समझा दिया, ठीक है। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, यही शब्द आपको बार बार यहाँ पे अर्थव्यवस्था में मिलने वाले हैं। उदाहरण देखो आप, भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सेवाओं से जुड़ी सभी गतिविधियां किसमें आती है? भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस बात को भी समझ लो, अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है। अर्थशास्त्र का मतलब यही है यहाँ पे कि जिसमें मानव की आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कम आय में परिवार द्वारा भोजन, शिक्षा और वस्त्र पर खर्च का निर्णय अर्थशास्त्र का विषय है, ठीक है। मैंने इसलिए बताया था कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कंफ्यूज नहीं हो, है ना। आगे का टॉपिक अब हम लेके चल रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का अपन देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू अपन ने देख लिए, ठीक है। मौलिक पहलू कौन से थे, और फिर उसके बाद ये तो आपका टॉपिक का नाम हो गया। अब मेन जो आपका है पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। व्यवस्थाएं नहीं, ठीक है, विशेषताएं। तो विशेषताएं में ये आते ही आते हैं, हो सकता है 7 नंबर क्वेश्चन में आए ही आएगी, 2 नंबर में तो आएगा नहीं, है ना, विशेषताएं, लेकिन 7 नंबर में आ सकता है। अब इसको पहले ना प्रस्तावना लिखिएगा, तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था, अभी विकसित नहीं है, 2047 में हो जाएगा ऐसा उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी विकासशील श्रेणी में ही है, ठीक है। इसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों का योगदान है, ठीक, जो अपन ने पहलू में ही आपने समझा है। भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष गुण और कुछ समस्याएं दोनों देखने को मिलती है, इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छी भी चीजें भी है, खराब चीजें भी है ना। तो अपन विशेषताएं फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं आप? कि भारत में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं, ठीक है। आप सरकार, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे सरकार रेलवे, रक्षा आदि चलाती है, ठीक है। निजी कंपनियां व्यापार और उद्योग चलाती हैं, ठीक है। रेलवे और ये रक्षा कौन चलाता है? तो सरकार चलाता है, ठीक, सरकारी हो गई है। निजी देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियां क्या चला, उद्योग चला रही हैं, तो दोनों ये अर्थव्यवस्था में श्रेणी में आता है, ठीक है। इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है। गांव में अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? खेती होती है। गेहूं, चावल, दाल आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब समस्या क्या होती है? मानसून पर निर्भर रहता है, ठीक है। छोटी जोत हो जाती है, कम उत्पादन होता है, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी सूखा पड़ गया, ऐसा इस टाइप की समस्याएं आती रहती है। तीसरा पॉइंट आपका है प्रति व्यक्ति आय कम होना, ठीक है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस कारण राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम ही रहती है, ठीक है, कितना भी अपेक्षा कर लो। आपका अगला पॉइंट होगा अधिक जनसंख्या। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देशों में आता है। अधिक जनसंख्या से मतलब क्या है? यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है, गरीबी बढ़ती है, ठीक है। अब गरीबी और आर्थिक असमानता, ठीक है। भारत में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर है। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है, जबकि कई लोगों गरीब जीवन भी बिता रहे हैं, ठीक।
अब बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, विशेषकर शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी अधिक दिखाई देती है। प्रकार आप देखोगे तो खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं शॉर्टकट में जितने भी आंसर बन रहे हैं अर्थशास्त्र से वो सभी मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी आंसर के साथ। आपका अगला पॉइंट क्या है, पूंजी की कमी। ठीक है, भारत में लंबे समय तक बचत और निवेश कम रहा है, इससे उद्योगों का विकास धीमा हुआ है। औद्योगिक विकास में देखोगे तो स्वतंत्रता के बाद भारत में उद्योगों का विकास हुआ, यहाँ तक कि 1991 के बाद निजीकरण और उदारीकरण से भी उद्योग तेजी से बढ़े हैं, है ना। सेवा क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यहाँ पे क्या है आपका, आज सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। जैसे आईटी सेक्टर देख लो, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपका ये 10वां पॉइंट हो जाएगा, नियोजित विकास। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करने का प्रयास किया है। ठीक है, आज नीति आयोग विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए आपका 11 पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय असमानता। कुछ राज्य बहुत विकसित हैं, ठीक है, जबकि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात ये विकसित राज्य हैं, ठीक है, बिहार, झारखंड ये पिछड़े राज्य में आते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये ठीक है 12 पॉइंट आपका हो जाएगा। ये 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व से जुड़ी। ठीक, विदेशी निवेश बढ़ा और व्यापार का विस्तार हुआ। 12 पॉइंट सफिशिएंट है कि नहीं, आगे और बताऊं, एक आध और पॉइंट चलो लिख लो, है ना, फिर आपका ये विशेषताएं कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था आ गई है आजकल, है ना। तो भारत डिजिटल भुगतान, यूपीआई, ऑनलाइन व्यापार और स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे। ठीक है, लास्ट में ये सब विशेषताएं लिखने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक समस्याएं होने के बावजूद तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के संतुलित विकास से भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। ठीक, अब ये आपका फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक देखेंगे आप तो कंप्लीट होता है। सिर्फ इतना, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, यहाँ पे ये आपका यूनिट यूनिट नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, पहला पॉइंट अपन ने स्टार्ट ही किया है ना, इस बात का ध्यान रखना। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।